आप लोग तय कर लीजिए कितना आदमी को सूचना देना है। माननीय सदस्य, आप ही लोग तय कर लीजिए कितना सूचना देना है। आप बोलिए कितना आदमी खड़ा है सूचना में। बैठिए आज खेल है। माननीय सदस्य, खेल के ग्राउंड जाना है। माननीय सदस्य, राज्य का विषय है, अध्यक्ष महोदय ले लिया जाए। राज्य का विषय है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, ठीक लेंगे भानु जी लेंगे। माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी अपना भाषण प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आज श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की मांग संख्या 26 श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग हेतु आवंटित राशि 4,46,95,79,00,000 का मूल बजट प्रस्तुत किया गया है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़े मेहनत से तैयार किया है। मैं इनसे सुझाव कुछ देना चाहता हूं कि आखिर गत वर्ष जो इन्होंने बजट दिया था उसमें क्या इन्होंने किया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों का अनुदान की मांग पर चर्चा निर्धारित है। महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्य कर एवं खनन भूतत्व विभाग पर चर्चा होनी है। राज्य में रोजगार के अवसर, बेरोजगारी की समस्या, राजस्व प्राप्ति और आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक ऊर्जा विभाग सभी अपने आप में एक दिन चर्चा में लगते, परंतु मैं सभी विभागों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिक लेबर पर इन्होंने जो बजट लाया है, कहना चाहते हो अगर यह जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये श्रमिक का देन है और इतना बढ़िया बिल्डिंग जो बनाए श्रमिक लोग, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग विधानसभा में, नए विधानसभा में बैठे हुए हैं, वह श्रमिकों का देन है, इसलिए वह धन्यवाद के पात्र है। महोदय, यह सुंदर भवन हम समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान में यह इस तरह का भवन बहुत कम होगा, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। महोदय, एक कल्याणकारी राज्य में मजदूरों को उसके मालिक की दया पर, उसकी कृपा पर नहीं छोड़ना चाहिए। महोदय, सरकार अपनी नीतियों और नियम से श्रमिकों के और परिजनों की रक्षा करे, यह सरकार का पहला कर्तव्य है। महोदय, हम लोग अभी एक साल में जिस अनुभव से गुजरे वह यही दिखता है कि हमें मजदूरों को मालिक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम सम्मान पूर्वक जीवन यापन उपाय सुनिश्चित कर सके। महोदय, हमारे श्रमिक मजदूर अपने परिवार से दूर बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। महोदय, कमाने गए हैं, परंतु उसका सुरक्षा सम्मान करना सरकार का धर्म है। महोदय, और उनको उस तरह सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह से सैनिक को, किसान को हम देते हैं, इस तरह से सैनिक हमारे श्रमिकों को मिलना चाहिए। हमारे श्रमिक भी सामाजिक विकास के रीढ़ है। महोदय, यह किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता कि सभी के लिए सरकारी नौकरी कराओ। जितने लोग बीए, एमए, बीटेक, जितने भी टेक्निकल पढ़ाई पढ़ चुके हैं, परंतु सभी को नौकरी देना संभव नहीं है। महोदय, दो ही उपाय है, एक तो है कि स्वरोजगार करे, दूसरा सरकार जो है से छोटे छोटे उद्योग लगा के उन्हें नौकरी देने का काम करे। परंतु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक साल के दरमियान इन्होंने कोई काम नहीं किया, यह हवाई किला की तरह रह गया, बड़े बड़े इनके सपने रह गए। यही कारण है कि हमारे
लेबर लोग जो कोरोना काल में जो बाहर से हम लाए लेबर को, और उनको हमने कहा था कि पुनर्वासित करेंगे, नौकरी देंगे, बाल बच्चे के पढ़ाने का काम करेंगे, परंतु सरकार की क्या नीति थी, नहीं काम मिला, भूख मरने लगे, उन लोग पुनः जहां से आए थे चले गए। महोदय, यह सरकार का जो है साल भर का दिन है महोदय, यही हम बताना चाहते हैं। इसलिए हमें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बराबर प्रयास करना चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमें श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग का एक पाठ है बंधुआ मजदूर। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि कितना बंधुआ मजदूर के पुनर्वासित किया, कितने बाल बच्चे को उन्हें पढ़ाने का काम किया, कितने को राशि देने का काम किया है, यह बताने काम करेंगे। महोदय, इतना ही नहीं, प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 1 लाख रुपया देना था, और उनके महिलाओं को, उनको जो औरत है जो उसको 2 लाख देना था, और फिर उन लोगों को पुनर्वासित करना था। तो कितने लाभान्वित है ये भी तो बता दें, क्योंकि जवाब में हमको देंगे। आज जब सारी नौकरी और रोजगार प्राइवेट हो रहे हैं महोदय, तो प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका बहुत बड़ी बढ़ जाती है महोदय। सबसे जो हमें इस राज्य के लिए शर्मनाक बात है कि जहां भी आप देखिए सरकारी नौकरी जहां रिटायर हो रहे हैं, बहाली नहीं हो रही है। वह जो है प्लेसमेंट, जो लोग बाहर से आके ठेका ले रहे हैं, और ठेका लेने के बाद क्या करते हैं कि श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे टेक्निकल हो, सभी की बहाली उनके हाथ में है। आखिर सरकार क्या कर रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। होता क्या है कि वो लेता है सरकार से, अगर 10,000 रुपया लिया, एक लेबर पर 20,000 रुपया लिया, तो वह 10,000 देता है, इतने तक नहीं करता है। वह उसका न पीएफ कटता है, और वो अपना मनमानी जो है, जिस अगर वह बिहार का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, तो वहां से लेबर लाता है, और हमारे लेबर यहाँ जो है दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारे कम से कम यह सरकार को कहना चाहिए कि झारखंड को जो श्रमिकों को यह सुविधा मिलनी चाहिए, और सरकार को यह देखना चाहिए कि कम से कम यहाँ के लेबर को पुनर्वासित करे। इतने नहीं, आप चले जाइए ब्लॉक लेवल पर, पहले ये सब नहीं होता था। हम लोग पुराने सदस्य हैं, यह 2-4 साल से यह पनप रहा है। हमारा कहना ये है कि जब ब्लॉक लेवल में जाइए, कोई टाइपिस्ट खोजिएगा तो क्या है, वह जो है एनजीओ के थ्रू है। जिला में जाइए तो एनजीओ के थ्रू है। और इससे क्या होता है कि पैरवी पर वह नौकरी होता है, गुणवत्ता नहीं हो पा रहा है, और सारा जो है कामकाज ध्वस्त हो रहा है। टाइप करना है कुछ, कर देता है कुछ, काम करना है कुछ, कर देता है कुछ। तो ये कम से कम हमारा यही आग्रह है सरकार से, इस पर बैन लगना चाहिए। और इस पर नहीं अगर बैन लगा तो जो है फ्यूचर में जो है, जो फिर वह जो देख रहे हैं, इसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी महोदय। इतने ही विधानसभा में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी प्लेसमेंट के थ्रू बहुत सा साफ सफाई चल रहा है। उसको महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, गरीब आदमी है, वो कम से कम आप जो है उसको दिखवाइए कि कितना हम देते हैं, कितना उसको मिलता है, और इसको पीएफ कटता है कि नहीं कटता है। और एक कॉपी आपको मिलना चाहिए विधानसभा के कार्यालय में कि हमारा जो है यह श्रमिक सुरक्षित है कि नहीं, कि सही पैसा मिल रहा है, यही हमारा आग्रह है महोदय। और माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने 2020-21 में बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना बनाया था, झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना बनाया था, संगठित कर्मकार बीमा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, असंगठित कर्मकारों को बच्चों के लिए मुख्य मंत्री छात्रवृत्ति योजना, कौशल उन्नयन योजना, चिकित्सा सहायता योजना, रांची में राज्य श्रम संस्थान की स्थापना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना, कर्मचारी राज्य योजना। इन सभी योजनाओं को मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किताब में देखने से इनका कोई प्रोग्रेस नहीं लगता। यह लगता है कि
इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम जब आप इस किताब को बजट में जब पास कराते हैं राशि, उसका साल भर में खर्च होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। यह राज्य का विकास है। तो यह जो है खाली हवाई किला बना के छोड़ दिए गए हैं। इसको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इस वर्ष अगर पैसा ले रहे हैं, इतना अरब पहले से ले रहे हैं बेसी, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए विकास की ओर। और दूसरा चीज है ऊर्जा उद्योग, खान एवं भूतत्व। खान उद्योग एवं की संभावना कोई नई बात नहीं है। उसी तरह यहाँ मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। जरूरत है बिजली, सड़क और सुरक्षा देने की। यहाँ खान और खनिज का बहुलता है महोदय, लेकिन हम उसका उपयोग न तो राजस्व प्राप्ति में कर रहे हैं और न ही उसे स्थानीय लोगों की नौकरी दे सकते हैं। उद्योग के लिए पहली शर्त स्थानीय लोगों को नौकरी होना चाहिए महोदय। यही मेरा आग्रह है कि उद्योग में जो है स्थानीय लोग की नौकरी मिले। सरकार इस दिशा में कुछ कर रही है, लेकिन वह कितना कारगर रहेगा वह उसके लिए बनाने वाला कानून और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। उद्योग नीति बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं महोदय। उद्योग नीति जो है बड़े लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि छोटा छोटा उद्योग लगाने का आदेश दे और परमिशन दे, जिससे यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। यही हमारा आग्रह है महोदय। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। युवक लोग जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उसको कम से कम बैंक से ऋण दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए। कमेटी बना देना चाहिए ब्लॉक लेवल से जिला लेवल तक, ताकि उससे होता क्या है कि उसको अगर 10 लाख भी रुपया मिलता है तो कुछ तो रोजगार करेगा। जो इंजीनियर है उसका अगर 1 करोड़ मिलता है तो रोजगार करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ऋण की। परंतु होता क्या है, बैंक में दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। बैंक पदाधिकारी जो है किसी को सुनते नहीं। तो इस तरह से सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं, आप भले 5,000 रुपया देने के लिए बेरोजगार तैयार हैं, अगर आप लोन देकर उसको पुनर्वासित करते हैं, उद्योग लगाने का मौका देते हैं, तो आपका राज्य विकसित हो सकता है। तो यही मेरा आग्रह है आपसे। दूसरा चीज है बजट में राशि मांगना, उसका सभा में पारित होना एक विधायकी प्रक्रिया है महोदय। यह तो आते जाते रहता है। और लेकिन मूल विषय है उद्योग की स्थापना, छोटे उद्योग और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, रोजगार का सृजन सुनिश्चित करना और सुरक्षा तथा भय मुक्त वातावरण बनाना। तभी झारखंड में उद्योग बढ़ेंगे और स्थानीय बेरोजगार युवकों को नौकरी और रोजगार मिल सकेगा महोदय, और पलायन रुकेगा महोदय। अब मैं आता हूं खनिज पर। खनिज पर सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूं, हमारे इतने सदस्य बैठे हुए हैं, जहां फैक्ट्री लगा हुआ है, जहां सीसीएल बीसीएल जितना भी है, एमपीएल जितना तरह के मने हमारे झारखंड में जो कोयला का खदान के मालिक हैं, जो अफसर हैं, जो टाटा है, बिरला है, तो जितना भी है, करता क्या है उन लोग कि डीएमएफ का पैसा जो है अपने मन से खर्च कर दे रहा है। हम जो है 3 लाख के जनता के चुन के आते हैं और वो जो है माल महाराज के मिर्जा खेले हो। कि कौन सी नीति है? अगर इस नीति को नहीं तोड़ा जाएगा तो कल हम विधायक माननीय जो जीत के आते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा समाज में महोदय। वह न एक नौकरी दिला सकता है, न कोई पैरवी करा सकता है, न कुछ रोड बना सकता है जो 8 किलोमीटर में बराबर उसको बनाना है, वह नहीं कर पाता है महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर कम से कम ध्यान दिया जाए। जितने बीसीएल सीसीएल हैं और जितने टाटा बिरला के उद्योगपति हैं, सभी को करना चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य, न थोड़ा समय पर थोड़ा सा आज खेल भी है। अरे हम लोग का तो अब देखिए सबसे पुराने सदस्य हैं 5 मिनट, हम जो भी बोल रहे हैं ठीक है, हम ठोस बोल रहे हैं और नहीं सही, एक नीति के तहत सही आप बोल ठीक रहे हैं। हम आप देखें कभी अलर बोलर बोलते नहीं ठीक बोल, तो कम से कम बोलने दीजिए। हमको कुछ देते हैं तो हम सबके लिए बोलते हैं। आसन का बाध्यता है महोदय। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे 80-81 में सीसीएल द्वारा जमीन लिया गया और वह जमीन बसंत के बीपी कोचरे और बसंतपुर में लिया गया।
अब बताइए आजकल जो है वो जो है फैक्ट्री चाहे जो भी कोल का काम कर रहा है, आखिर क्या होगा जमीन का? उसका जमीन का पैसा नहीं मिला गरीब का, सस्ता में खरीद लिया 80-81 में, आज वह प्लांट लगा रहा है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जो है ठगने का काम झारखंड को कर रहे हैं। हमारा यही आपसे आग्रह है। दूसरा चीज है कि खनिज में तुलसी दामर माइंस जो है, हम भवनाथपुर में हमारे छोटे भाई भानु जी के एरिया में है, वह 16/2000 से बंद है। आज हम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमने देखा किताब में तो उन्होंने उस पर लिखा पढ़ी किया, परंतु इसलिए लिखा पढ़ी न रह जाए। माननीय मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान दीजिए। कम से कम 1000-2000 आदमी रोज खटते हैं वहां। दूसरा चीज है पलामू परमंडल में एफएसाइड, मार्बल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और सतबरवा ऐसा जगह में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रेफाइट का जो है मिला है माइंस महोदय। अब इसका सरलीकरण, अगर इसको जो लाइसेंस में नहीं मिलेगा, इसमें बहुत टेढ़ा काम है, लाइसेंस नहीं मिलता है, लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसको सरलीकरण करके इसको लाइसेंस दीजिए। छोटे छोटे उद्योग हमारे यहाँ लगे, हमारे यहाँ के लोग इस पर पुनर्वासित हो, यही हमारा शुभकामना है। और दूसरा चीज, मैं बालू पर आता हूँ। रोज बालू पर रोज झंझट हो रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि हमारे क्षेत्र, अपने क्षेत्र भानु जी के क्षेत्र में 100 डंपर रोज यूपी जाता है। और रोड बड़ी मुश्किल से हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में बनाए थे, एकदम पीच था, उखड़ के खत्म हो गया और रोज पब्लिक से गाली हम लोग सुन रहे हैं। महोदय कम से कम जब हम लोग रोकने जाते हैं तो नाम लेता है ऐसा कि हम नामे नहीं बोलेंगे। नहीं, नाम क्यों बोले? अब बताइए क्या यह कहाँ जाएगा? एगो होता है देहात में, कहावत था कि एक लड़का जो है लंगटे था, पेशाब कर रहा था, छोटा बच्चा था, तो हम लोग सोचे कि बाप के यहाँ जाएं, तो गया तो वो बेचारा छप्पर पर चढ़ के पेशाब कर रहा था, तो हम किससे कहने जाए? तो हम लोग की ये स्थिति है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं बालू पर। यही मैं मोटा मोटी सभी के जगह है, मैंने पक्ष में भी है तो उनका भी दर्द यही है, मेरा भी दर्द यही है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जितना आवास मिला है इंदिरावास, क्या कर रहा है? पुलिस की कमाई बढ़ गया है महोदय, एकदम ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री आवास मिला है, जो भी गरीब के आवास मिला है, छोड़िए अब उतना चर्चा की बात नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि उसका जो है आवास बनाने में अगर एक ट्रैक्टर अगर बालू उठाता है, जहां सुनिए ना, बोलने दीजिए ना, जहां कोई लाइसेंस नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, फ्री कर दिया गया है। अब वहां जो है पुलिस धर के 2000-3000 लेता है, तो कहां करेगा, क्या काम करेगा? सबसे पहले पुलिस की इसमें बहुत बड़ी अति है और पदाधिकारी मिलकर इसको शोषण कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि अप्रैल महीना में हम टेंडर करेंगे। तो बिना टेंडर के कैसे डंपर जा रहे हैं, हम ही पूछना चाहते हैं सरकार से। अभी तक जब लाइसेंस नहीं मिला तो सैकड़ों डंपर इधर से, सैकड़ों डंपर जो है आपको गोटा तरफ से, मैंने पलामू का चलान आप देखिए। कहने का मतलब है कि हम लोग बड़ा दुखी है, इस पर कम से कम सुधार किया जाए महोदय। दूसरा चीज है, मैं बिजली पर आता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट में हम खत्म करना चाहते हैं महोदय। बिजली का जो है सबसे पहले 3 पॉइंट है बिजली का, थर्मल, सोलर और हाइड्रो। अगर ये तीनों हम लोग को सारा चीज यहाँ मौजूद है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उड़ीसा हम लोग गए थे, आप भी कभी जाइएगा तो देखिएगा जितना भी डैम है उड़ीसा में, सब में हाइडल प्रोजेक्ट लगा हुआ है और बिजली वहां से पैदा हो रहा है। हमारा पड़ोसी देश है, उससे भी नकल कराए। हमको 42 से अधिक बड़े बड़े डैम है यहाँ, 42 से अधिक, कम से कम 42 और उससे बेसी जितना हो सके उसमें हाइडल प्रोजेक्ट लगना चाहिए, जिससे हमारा बिजली मिले। सौर ऊर्जा का भी विकास करना चाहिए। लातेहार में मंडल डैम है, उसमें भी हाइडल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, परंतु उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है महोदय। और यह रामचंद्र सिंह हमारे छोटे भाई हैं, उनके क्षेत्र में है, बरवाडी में, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। भागोदी 33,000 तार फीडर निकालना था, अभी तक नहीं किया गया है, जिससे कि पूरे पलामू का, गढ़वा जिला का बिजली मिलेगा। अब जो है जितने सब स्टेशन है महोदय, जितने सब स्टेशन है सब अभी बन के तैयार है, उसको तैयार किया जाए, यही हमारी शुभकामना है सरकार से। इतनी सब चंदों के साथ माननीय सदस्य
डॉक्टर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर सरफराज अहमद जी। अध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है, अच्छा बोले भैया हमारे, एनर्जी श्रम नियोजन प्रशिक्षण उद्योग वाणिज्य कर। मैं बहुत संक्षेप में अपने कुछ सुझाव सरकार को दूंगा और सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को सबसे पहले मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। कल जो उन्होंने इस राज्य के कुछ खिलाड़ियों को जो उन्होंने नौकरी दी है, 27 लोगों को, बधाई के पात्र है। और मैं समझता हूं कि एक शुरुआत हुई है इस चीज की, उसको प्रोत्साहन किया गया और जो और दो प्रतिभा है उनकी जगेगी और लोगों की भी जगेगी कि शायद ये संभव है कि हमें कल को नौकरी मिल सकती है। ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज की शुरुआत हुई है। क्षेत्र में हम सब, आप लोग सब लोग चुनाव लड़ते हैं, तीन ही मूल समस्याएं होती है जहां भी जाइए, और ये हमेशा की रही है और रहेगी भी। रोड, बिजली, पानी, जिसकी चर्चा आज हम लोग बिजली की कर रहे हैं। इधर देखा गया है कि सरकार ने कोशिश की है, नए ग्रिड्स एंड सब स्टेशन खोले गए हैं और नेशनल ग्रिड से हमारा छोटे छोटे इलाके को जोड़ा जा रहा है। उसका सबूत यह है कि पहले मोबाइल पे फोन आता था क्षेत्र से, गांव से, तो डर लगता था उठाते हुए, लाइन कब आवेगा, बिजली कब आवेगा, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, बच्चे की पढ़ाई जारी। माने अगर 10-20 फोन आया है तो 5-10 उसी का, लेकिन अब वो आना बंद हुआ है। तो इससे लगता है कि गांव में बिजली की हालत में कुछ सुधार हुआ है निश्चित रूप से, और आगे भी सुधार होगा। और जो एक हमारे 7 जिलों में डीवीसी की दादागिरी थी, अपने समय से काट देना, अपने समय से किसी को देना, जो 2 कल कारखाने हैं डीवीसी के कमांड एरिया में, वो दोनों लाइन लिए हुए थे अध्यक्ष महोदय, वो डीवीसी से डायरेक्ट भी लिए हुए हैं और हमारा जेसीबी से भी लिए हुए हैं। और जब जेसीबी का लाइन रहता है तो उसको चलाते हैं, डीवीसी वाले को काट देते हैं। आप समझ लीजिए कितने चालाकी का काम वो कर रहे हैं। और चूंकि ये सस्ता है, डीवीसी वाला महंगा है, समय पर वो चढ़ करके वो अपना बिल लेता, नहीं तो लाइन काट देता है। इसको संज्ञान में लिया जाए। इसीलिए जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, ये तय कीजिए कि वो जहां से वो लाइन लेना चाहते हैं, एक जगह से वो बिजली ले, एक जगह से उनका कनेक्शन होना चाहिए, 2 जगह से नहीं होना चाहिए। हमारा जो गरीब गुरबा किसानों के लिए, मजदूर के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए जो बिजली पैदा हो रही है, उनको देने में दिक्कत हो रही है। तो बड़े बड़े लोग भी, कारखाने वाले लोग भी उस लाइन को लेने के चक्कर में रहते हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमारे झारखंड जो है माइंस एंड मिनरल्स की जगह है अध्यक्ष महोदय। छोटे छोटे कैप्टिव पावर प्लांट लगने चाहिए। अब जो हमारा कोल बेस एरिया है, कोयले का जो जहां पर हमारी आफियत है, एक बार बहुत सालों पहले भारत सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया था कि छोटे छोटे पावर बनाने की, बिजली बनाने की इंडस्ट्री करने की बात। आज हम वो कर सकते हैं। जहां हाइडल प्रोजेक्ट है, जहां पानी की व्यवस्था है, वहां छोटे छोटे पावर प्लांट या पिट हेड पर कैप्टिव पावर प्लांट हम लोग बना सकते हैं, जिससे हमें भीख पाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने पावर से अपने झारखंड को चला सकते हैं। कई साथियों ने ये चर्चा की है पहले भी। सर, वो बिजली बिल की चर्चा पहले भी हो चुकी है। पिछले 3-4 सालों का बिजली बिल, लोगों को बिजली तो नहीं मिली पिछले 3-4 सालों में, लेकिन बिजली बिल बहुत लंबा चौड़ा आ गया है। वो गरीबों के बस की बात नहीं है। कम से कम उसको, उसकी ब्याज को माफी करना चाहिए।
उसको फिर से उस पर सरकार को कुछ संज्ञान में लेकर उसके बारे में कुछ तय करना चाहिए। ब्याज भी माफी होने से तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी और लोग इस लायक रहेंगे। चूंकि काम किसी को मिला नहीं, पिछला पूरा कोरोना के कारण लोग न नौकरी कर पाए, न कुछ कल कारखाने उद्योग धंधे नहीं कर पाए, मजदूरी नहीं कर पाए, तो बड़ी मुश्किल है उनको बिजली बिल जमा करने की। इसलिए सरकार को इस पे कुछ न कुछ फैसला करना चाहिए कि उनका वो माफ कर दिए, ब्याज माफ कर दिए तो भी उनको सहूलियत हो जाएगी। मैं 75% जो नौकरी की बात मुख्यमंत्री जी ने की है, स्वागत योग्य है कि जो कल कारखाने खुलेंगे उसमें झारखंड के ही 75% लोगों को नौकरी दिया जाएगा। निश्चित रूप से उससे हमारे यहाँ कुछ लोगों को नौकरी का दरवाजा खुलेगा। अब जैसे ढीबरे की चोरी हो रही, मायका के छोटे छोटे कोडरमा एरिया में या गिरिडीह के कुछ गांव सदगावा एरिया में, आप उसको लेकर कोई छोटी छोटी उद्योग धंधे कर कारखाने बना सकते हैं। दोनों काम हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात सही है। वो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारत सरकार के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बीसीसीएल है, सीसीएल है, जीसी है, ये सब उद्योग धंधे सब भारत सरकार के से ही कंट्रोल में होते हैं और उसकी कैसी व्यवस्था है वो जो उस एरिया के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं। किसी तरह की किसी भी राय, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट का काम हो या अगर उनको हम लोग कुछ बोलते भी हैं कि कहीं गांव देहात में आप ही के मजदूर हैं, आपके यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके यहाँ कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए, कुछ रोड की व्यवस्था कर दीजिए, तो बिल्कुल वो नकार देते हैं, लंबी चौड़ी बात करके भगा देते हैं। अब इस पे कैसे नियंत्रण होगा राज्य सरकार का, इस पे निश्चित रूप से भारत सरकार से बात करके इस पे कुछ फैसला लेना चाहिए कि कम से कम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको उनकी जो कमेटी होती है एरिया डेवलपमेंट की, उसका सदस्य वगैरह बनाने की कुछ बात होनी चाहिए, तभी कुछ दबाव दे करके उस एरिया में हम लोग कुछ काम करवा सकेंगे। हमारे श्रम मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात इनके उसमें हमने देखा है। निश्चित रूप से कुछ चीजों की नई शुरुआत मंत्री जी ने की है, इस डिपार्टमेंट ने किया है, लेकिन जिस तरह से उसका लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए थी, प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। अब जैसे आप मजदूरों के इंश्योरेंस की बात ले लीजिए, तो टेक्निकल उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बेचारे को जानकारी नहीं है। उसका फॉर्म बनना, आपके क्या होता, कौन मित्र होते हैं, श्रमिक मित्र होते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाइए। आपके विभाग से जो इंश्योरेंस का काम है, या कोई मजदूर अगर बीमार पड़ गया है 10 दिन 12 दिन वो नहीं काम कर पड़ रहा है, तो उसको भी रोजगार देने की और उसको पैसे देने की आपके यहाँ सुविधा है कि आप उसको जोड़ करके जितने दिन वो काम नहीं करेगा उसको पैसे देंगे। उसके कपड़े लत्ते की बात है, उसके बच्चों की पढ़ाई, सारी चीज है, लेकिन उसको जानकारी नहीं है कि कैसे हम फॉर्म भरे, कहाँ जमा करें। आइडेंटिटी कार्ड उसको बनना है। अब आइडेंटिटी कार्ड बनेगा तभी वो दूसरे चीजों के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको थोड़ा सरल किया जाए। जो आपके विभाग के द्वारा बहुत से सारी जो नए प्रोग्राम से योजनाएं ली गई हैं, आज भी नरेगा की मजदूरी आपने बढ़ाई है, सरकार ने बढ़ाई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिचौले आज भी हैं। प्रखंडों में वेंडर्स आज भी कार्यरत है, इसको मान के चलिए, और सारा कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जितना कागजी काम है वो लोग कर लेते हैं। मजदूर उसमें हिस्सा नहीं बन पाते हैं और वो परसेंटेज काटते हैं, माने उनके हिसाब से क्या कह रहे 40%, हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे। अब इसमें कैसे पारदर्शी आए, कैसे सही ढंग से, बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम नरेगा और मनरेगा से ही हो सकता है और हो रहा है। उसको थोड़ा और उस पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार को। प्रवासी मजदूर हमारे आए रहे,
कुछ अनाज वनाज दिया गया उन लोग को 3 महीने 4 महीने का, लेकिन एक रोजगार देने की बात थी उतना हम लोग दे नहीं पाए। और जो 1 डेढ़ लाख जो मजदूर आए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, धीरे धीरे करके वापस भी जाने के लिए लोग कर्म में लग गए। इसीलिए बिल्कुल सच्चाई बात है, आप किसी से पूछ सकते हैं इस बात को। हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे हमारे एरिया में कुछ सिलाई बुनाई का काम होता है, उसके मजदूर है, एक्सपर्ट होते हैं वो उस चीज में। अब उनको कहिएगा जाके नरेगा में मजदूरी करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि जो काम वो बॉम्बे में, गुजरात में, सूरत में किया हुआ है, उस एरिया वाइज आपको सर्वे कराना चाहिए। और मुझे लगा कुछ खबर मिली है कि इस पे सर्वे भी हो रहा है। मुख्यमंत्री चिंतित भी हैं और उसी को लेकर के वो दिल्ली प्रवास भी किए थे, उद्योग धंधे वाले से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन झारखंड में अगर हम लोग छोटे छोटे कल कारखाने, जिस तरह के मजदूर जिस एरिया में रहते हैं, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो ही मजदूर हमारा यहाँ रहेगा, और जो भागा है बाहर जाता है कमाई करने के लिए, उसमें रुकावट आएगी। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नौकरी नहीं होने के कारण जब वो भूख मरने के कगार पर आते हैं तो मजबूर होकर वो वापस जाने लगते हैं। किसान की बात हमने आपसे बताई। मैंने आपसे कहा कि लोहा, बॉक्साइट और अन्य जिसकी चर्चा हमारे ब्रदर कर रहे थे, ये प्रचुर मात्रा में हम मौजूद है। अब कैसे उसको हम मोबिलाइज करके, कैसे अच्छी तरह प्रोग्राम बना करके और उस चीज को छोटे छोटे उद्योग धंधे हम झारखंड में बनाए, इस पे हमें और आपको मिलकर काम करना चाहिए। मैं चूंकि पिछला 1 साल तो हमारा कोरोना में ही निकल गया, जो हम आगे बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़ पाए। अब धीरे धीरे करके कमी आई है उसमें, निश्चित रूप से मुस्तैदी से और अच्छे ढंग से सरकार योजनाएं बनाए, उसको सर्वे कराए, और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने पैर पे, झारखंड आने वाले दिनों में अपने पैर पे खड़ा होगा, उस वक्त हम लोग उसमें कामयाबी पाएंगे जब हम अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेस के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से अपने पैर पर हम खड़े हो जाएंगे। इससे बड़ी और कोई दूसरी बात नहीं हो पाएगी। उद्योग धंधे, उद्योग की बात मैंने आपसे बता दी कि यहाँ बड़े उद्योग के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग करने की भी आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि मजदूर हमारे पलायन नहीं करें, कैसे उनकी व्यवस्था जहां पे वो जिस एरिया में है उनके रोजगार की कैसे व्यवस्था वहीं पर करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वाला साल और जो बजट इन्होंने पेश किया है और उस पर अच्छे से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल, बैठे बैठे ना, बैठ। आज खेल है, आज खेल है दास जी। नारायण जी बैठे। नवीन जायसवाल जी, नवीन जायसवाल जी का भाषण सुनिए। नवीन जी बैठे, बैठे नवीन जी। ऐसे जिद नहीं करना चाहिए नवीन जी, ऐसे जिद नहीं करना चाहिए दास जी। बैठे बैठे नवीन जी, नवीन जी प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आज आसन को विवश न करें एवं प्रशिक्षण विभाग अभी फिर शुरू हो जाएगा, आपको मौका देंगे, फिर और माननीय सदस्य लोग यही चाहेंगे। ऊर्जा विभाग, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नारायण जी, नारायण जी, खनन एवं भूतत्व विभाग, नवीन जी आप उनको सुन ही लीजिए, अब क्या करिए, बोलिए नारायण जी। गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर पुलिस के द्वारा गलत ढंग से केस कराया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि वैसे पुलिस कर्मियों पर न्याय संगत सजा हो, नहीं तो सर क्या लोग सोचेंगे। हो गया नवीन जी। आज कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदय। मैं यही जानना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से कि जो ऊर्जा विभाग है 20-21 वित्तीय वर्ष में
3900 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान था, लेकिन खर्च कितना हुआ अध्यक्ष महोदय? 1153.70, लगभग 29% खर्च हुआ। ऊर्जा विभाग, जो आम गरीब जनता किसान से जुड़ा हुआ मामला है, उद्योग विभाग में 268 करोड़ का प्रावधान था, 62.59 करोड़ खर्च हुआ अध्यक्ष महोदय, लगभग 23%। माइंस में भी 24% खर्च हुआ। तो फिर से नया बजट लाके सदन को गुमराह करने की जो बात हो रही है, आज हम लोग देख रहे हैं कि एक साल में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार में जनता, और आरजेडी भी है सहयोग में, जनता बदहाल है और सभी विभाग में दलाल है। ये सभी हम लोग जान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, दलाल है, बिना दलाल के कोई काम नहीं हो रहा है। आज जब मैं देखता हूं अध्यक्ष महोदय, जब मैं ये निश्चय पत्र पढ़ता हूं, अरे भाई सभी विभाग में दलाल है, आपको थोड़ी बोल रहा है, वहां दलाल फिक्स है, बाहर वाला। आपको क्यों लग रहा है? मान्य दलाल का मतलब संसदीय आप कार्य नहीं है। मान्य नवीन जी, उसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहा जाता है और उससे रिफाइन वर्ड में लियाइजनर कहा जाता है अध्यक्ष महोदय। अच्छा छोड़िए, दलाल नहीं, लियाइजनर बोल देते, अच्छा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे हाथ में अभी जब फर्स्ट हाफ में मैं देखा, बहुत लोग खड़ा हो गए। हम बोले भाई काहे खड़ा हो गए? तो वो वाला कागज हम देखे, इसमें लिखा हुआ है बदलो सरकार पाओ अधिकार। बड़ा बढ़िया कोटेशन है। निश्चय पत्र किसका है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्रम विभाग की बात अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसमें। अभी श्रम पर मैं बोल रहा था, सरकार गठन के 2 साल के अंदर राज्य के विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों को नियुक्ति की जाएगी। लाखों अध्यक्ष महोदय, साल भर बाकी है। मैथमेटिक्स में कमजोर है क्या? अरे घोषणा पत्र है 2019 का, लोबिंदा 2019। अच्छा सुन लीजिए, 19 का, अरे घोषणा पत्र है 19 का। नौकरी नहीं मिलने पर अध्यक्ष महोदय, लाखों नौकरी अगर नहीं मिला, अरे सुनिए ना, आप ही का बतवा। नौकरी नहीं मिलने पर, इसका मतलब कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपया प्रति माह, स्नातकोत्तर को 7,000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। घोषणा पत्र में स्नातक, मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले खड़ा होकर क्या बोले? टेक्निकल। ये टेक्निकल बात नहीं समझ में आया अध्यक्ष महोदय, कि लिख के देना और घोषणा पत्र में, और सदन को गुमराह करके झारखंड के करोड़ों, 3.25 करोड़ लोगों का वोट लेके इस तरह का बयान अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा शर्मनाक बात है। आज प्रतिदिन 13 रुपया 59 पैसा एक चाय का पैसा, एक चाय में खत्म हो जाएगा। वो भी स्नातक वाला नहीं अध्यक्ष महोदय, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को नहीं, स्किल्ड, टेक्निकल, बीएड, इंजीनियर, उसको मिलेगा अध्यक्ष महोदय। वो भी साल का 5,000, महीना नहीं अध्यक्ष महोदय। अभी हम बहुत बधाई देंगे सरकार को कि उन्होंने निजी क्षेत्र में, उद्योग में 75% स्थानीय लोगों के लिए नौकरी की बात कही। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये स्थानीय लोग कौन होंगे? इसका तो परिभाषा ये लोग दिए नहीं। चुनाव के पहले कभी 32 करते हैं, कभी 1908 करते हैं, कभी स्थानीय नीति पर चर्चा करते हैं। तो अभी इनका जो 75% लोकल के लिए बात है, ये इसका नीतिगत फैसला एक ठो संकल्प सरकार निकाल दे। मेरा सुझाव है
कि 75% किन लोगों को मिलेगा, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, नहीं तो फिर दलाल बिचौलिया। क्योंकि आज देखिए अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारों को वृद्धा पेंशन के लिए 60 वर्ष से ऊपर 3,000 रुपया देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक जो लगभग झारखंड में 13,80,000 की संख्या है, उसमें सिर्फ 1,29,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है अध्यक्ष महोदय। इसका मतलब 0.5% ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को गंभीरता से लें और इसको अविलंब लागू करें, क्योंकि ये हजारों हजार हमारे मजदूरों की बात है। हम लोग देखे कोरोना काल में बहुत संघर्ष हुआ, कुछ पैदल, साइकिल, हमारे लाखों लाख झारखंड के प्रवासी मजदूर आए। मंत्री जी का बयान देखे, मुख्यमंत्री जी का बयान देखे, हम भी एयरपोर्ट गए थे, देखे मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट में मजदूर को रिसीव करने गए थे। बड़ा खुशी हुआ कि चलो भाई राज्य सरकार मजदूर को प्लेन से बुलाया, लेकिन जांच में जब उसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो प्लेन का किराया राज्य सरकार के खजाना से नहीं गया अध्यक्ष महोदय। दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर के वैसे उद्योगपति जो अभी भानु जी बोल रहे थे, बालू और तेल और क्या क्या टेंडर फेंडर, 1,000 करोड़ का घोटाला, सब वैसे लोगों का उसको जांच का विषय है। सरकार इसको गंभीरता से ले और जांच कराए कि वैसे मजदूरों को बुलाने के लिए पैसा किन उद्योगपतियों का लगा। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम लोग देखते हैं कि अध्यक्ष महोदय, जब मनरेगा मजदूर की बात हो तो हेमंत सरकार और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार 194 रुपया से 225 रुपया भी अध्यक्ष महोदय मिल रहा है, लेकिन कई राज्य, हरियाणा में 309 रुपया मिल रहा है, कर्नाटका में 275 मिल रहा है। आप ही की सरकार है, बहुत जगह कर्नाटका में है, वहां से कुछ सीखिए। अच्छा चीज को सीखना चाहिए, बुरा चीज को त्यागना चाहिए। हमने नहीं किया तो आपको जनता ने मौका दिया, आप लोग कीजिए। तो केवल करेंगे, अभी तो जब यहां से घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत जोर उछल जा रहे हैं, लिखा में लिखतम में, अभी वक्तव्य में बोलेंगे तो और बहुत दर्द लगेगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कीजिएगा, जो सच्चाई बड़ा कड़वा होता है। मैं यही कहूंगा, हमारे मजदूर भाई खेत में भी काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, और खेत में जो किसान है वो भी मजदूर है, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो। ये देखिए भैया, जन घोषणा पत्र कांग्रेस का आपके लिए निकाल दिया 2019, इसमें लिखा हुआ है, बहुत टेक्निकल, बड़ा गंभीर आपका भी मामला है। रुकिए, आप बड़े भाई हैं, जरा गंभीर से सुनिएगा भैया, ये बड़ा किसान के लिए बड़ा मजदूर है, किसान है। सरकार गठन के तत्काल बाद, एकदम तुरंत, इमीडिएट, एटीएम जैसा अध्यक्ष महोदय, हम इस विस्तारित ऋण माफी योजना की घोषणा करेंगे, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के सभी, पॉइंट अंडरलाइन किया जाएगा अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण तुरंत माफ कर दिए जाएंगे अध्यक्ष महोदय। 1 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, वो मजदूर जो खेत में पसीना बहा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें सुझाव एक है, मंत्री जी जरा सुन लीजिए, टेक्निकल बात है आपके लिए, हम लोग सब माननीय सदस्य हैं, आप लोग सदस्य, एक सुझाव है हमारे, हम मंत्री जी बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत तजुर्बेकार और बहुत गंभीर मंत्री हैं, सामने दोनों हमारे सीनियर अभिभावक तुल्य। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, मैं बैंक ऑफ इंडिया रांतू ब्रांच गया, नगड़ी ब्रांच गया, मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि भैया ये आप ऋण जो माफ कर रहे हो किसान का, कैसे माफ कर रहे हो? उन्होंने कहा, सर मैं वैसे किसान का माफ कर रहा हूं जिनका अकाउंट रेगुलर है,
रेगुलर मतलब जिसका एनपीए नहीं हुआ है, वो बैंक का पैसा देने में डिफॉल्ट नहीं हुआ है। जैसे चुनाव के पहले घोषणा पत्र जब प्रकाशित हुआ अध्यक्ष महोदय, जो सक्षम किसान भी था, जो पैसा देने वाला भी किसान था, वो पैसा देने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो उसका अकाउंट एनपीए हो गया। एक तो कहावत है, जिसका मूड में तेल उसी को देता है सब तेल। तो जो किसान का डिफॉल्टर हो गया, जो गरीब है, जो पैसा नहीं दे सकता है, क्या राज्य सरकार वैसे किसानों का ऋण माफ कर रही है क्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, वैसे किसान का एक किसान का भी ऋण माफ नहीं हो रहा है। जिसका अकाउंट रेगुलर चल रहा है, जो डिफॉल्टर नहीं है अध्यक्ष महोदय, उसका डिफॉल्टर का आज किसान बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। अपने खेत में मजदूर जो हैं आज बड़ा कष्ट में है अध्यक्ष महोदय। मैं उद्योग विभाग पर आऊंगा, हमारे रोबिंदा बंधु, माननीय सदस्य, सब माननीय सदस्य, कारखाना, आपके पीछे ढुलू जी भी बोलने वाले हैं, थोड़ा समय उनके लिए। तुरंत अध्यक्ष महोदय, हम नोट करके अपना समय देख के कर रहे हैं। हम नोट किए हैं 250 में स्टार्ट किए अध्यक्ष महोदय, हम भी टेक्निकल आदमी है थोड़ा। 249 उद्योग विभाग मेरे हिसाब से 249 में है, थोड़ा समय 1 मिनट का हो सकता है, मेरा घड़ी ठीक गड़बड़ है, हो गया होगा अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट माफ कर दीजिए। ठीक है। उद्योग विभाग लगाने के लिए आज खेल भी है, नवीन जी, खेल आज भी है। जमीन क्यों नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय? बोलता है यहाँ का रैयत की जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। इसका कारण क्या है? इसके जड़ पे जाना होगा अध्यक्ष महोदय। चाहे एचईसी हो, बोकारो हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, एनटीपीसी हो, मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम एनटीपीसी में 53 एकड़ रैयत को जमीन वापिस कराने की घोषणा किए। तो ये घोषणा एनटीपीसी तक रहेगा कि इस न्याय के मंदिर जहां बना है, सबसे पहले न्याय का हकदार वही है अध्यक्ष महोदय। हमारे साथी बोल रहे थे एचईसी का मामला, हम पहले हाफ में भी बोले कि एचईसी में जिस तरह से अध्यक्ष महोदय रैयतों की जमीन को वापस लिया, एक्वायर किया गया, और वैसे लोगों को अब कब लिया गया? अब जो दर्द दिया वही हमदर्द बन गया अध्यक्ष महोदय। दर्द कौन दिया? 1957 में केंद्र में, राज्य में किसका सरकार? कांग्रेस का। अभी डीड ऑफ कन्वेंस पढ़ रहे थे, हम भी सोचे भैया ये अंग्रेजी वर्ड डीड ऑफ कन्वेंस क्या है, तो लैंड ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, उसी को डीड ऑफ कन्वेंस बोलते हैं। वो कब हुआ? यही गठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी 1996 में, एकीकृत बिहार में। लेकिन अब अध्यक्ष महोदय सभी सदस्य और लोबिंदा भी बड़ी संघर्ष किए अध्यक्ष महोदय, बोले इसी सदन में। नवीन जी, आपका सहयोग करना चाहते हैं। एक आदमी बोलिए, माननीय सदस्य, एक आदमी। मेरा टाइम हुआ देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, पॉज कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, खूब कम समय में। जी, नवीन छोटे भाई है और विगत 5 वर्षों से झूठ तो नहीं बोलेंगे, असत्य बोलना ज्यादा सीख गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि एक पहली बात कि देखिए, पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री का सराहना हुआ। मजदूर को कहां से लाया, क्या लाया, वो आपको पूछने का लाया तो सही, नंबर 1। आप अरे माल छोड़ो ना, आप लोग तो सब कुछ खत्म करे, और 5 साल रहता तो बेच देता इसको भी। आप बताइए, 20 साल अध्यक्ष महोदय, 20 साल 18 साल कम से कम इनका राज रहा है। अब 18 साल में इसमें क्या किया ये लोग? आप भी 5 साल आपके समर्थन में सरकार बना, मंत्री बनाएंगे बोल करके आपको रखा। आपको करना चाहिए था, आप तो करवे नहीं किया। बैठिए नवीन जी, कैप्टन साहब, खेल है। एक मेरे क्षेत्र का मामला है अध्यक्ष महोदय, उद्योग लगे, लेकिन नगड़ी प्रखंड में 8-10 राइस मिल है अध्यक्ष महोदय, और वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो कि प्लांट से बाहर नहीं जाना चाहिए, वहां का पानी स्वर्ण रेखा नदी को इतना, अभी हमारे राजेश भाई एक दिन बोल रहे थे कि वो नदी में पहले नहाते थे, पीते थे, अब जानवर भी नहीं नहा रहा है अध्यक्ष महोदय। सरकार उसको जांच कराए, और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के तहत जो उसका धुआं निकल रहा है, जिससे पूरे मजदूर और पूरा किसान का खेत खराब हो रहा है, और पानी के चलते कई गांव में आक्रोशित है। तो इसको जो गंभीरता से ले। उद्योग विभाग के नाम पर अभी नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के लिए छापामारी कर रहा है। रोज पेपर में पढ़ते हैं 3.5 लाख कलेक्शन हो गया, 5 लाख कलेक्शन हो गया। व्यापारी परेशान है अध्यक्ष महोदय। मैं कम शब्द में ही यही बात कहूंगा
कि ऊर्जा विभाग पहले हम लोग देखते थे सभी माननीय सदस्य इधर उधर घूमते होंगे, ब्रेकर के जगह पोल रहता था अध्यक्ष महोदय, पोल को जमीन में बिछा देता था, रोड में ब्रेकर बना देता था। 1 साल से ये सरकार जब से बनी एक पोल नहीं खरीदा, एक ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा, और बालू से तेल तो निकाल ही रहा है लेकिन ट्रांसफार्मर में डालने वाला तेल भी नहीं खरीदा अध्यक्ष महोदय। ट्रांसफार्मर का तेल हम लोग अपना चंदा करा के खरीदवा रहे हैं, ये स्थिति हो गया अध्यक्ष महोदय। 2014 में 38 लाख लोगों के घर में झारखंड में बिजली का कनेक्शन था, और रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार बनी 4.5 साल में 68 लाख लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने का अध्यक्ष महोदय काम हुआ। 1 साल पहले मेरा रातू ब्लॉक में पावर सब स्टेशन बन के रेडी है। हम बोले भाई चालू करो, उद्घाटन करो। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किए तो बोले सर 4 ठो पोल लगाना है, लाइन जोड़ना है। 1 साल लग गया अध्यक्ष महोदय, 4 ठो पोल नहीं जुगाड़ हुआ, तार जुगाड़ नहीं हुआ। आज सब स्टेशन आप जांच करा लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं चुनौती से बोल रहा हूं और जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। 1 साल के अंदर सब स्टेशन बना हुआ और 4 पोल के अभाव में आज तक चालू नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। आज थोड़ा ढोलू महतो जी के लिए समय छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय, ढोलू जी के लिए थोड़ा सा समय छोड़ दीजिए। ये देखिए बिजली विभाग में अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग में एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, ये वाला शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी गरीबों को मुफ्त जल कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे और 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली आपूर्ति करेंगे। 100 यूनिट तो मारिए गोली अध्यक्ष महोदय, जो गरीब का बिजली बिल 2000, 4000, 5000 रुपया जो हो रहा है अध्यक्ष महोदय, उसका बिजली का लाइन काट रहा है। और किसका नहीं काट रहा है? FIR दर्ज हो रहा है अध्यक्ष महोदय, किसका नहीं काट रहा है? वैसा जो बड़ा बड़ा सरकारी विभाग के पास बाकी है करोड़ों रुपया। रांची नगर निगम का 105 करोड़ बकाया है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए 110 करोड़ कई विभागों का, इसका उल्लेख मैं भिजवा देता हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज मैं यही कहूंगा माननीय सदस्य थोड़ा सा समय उनको छोड़ दीजिए। और कई ऊर्जा विभाग में हमारे सफाई कर्मी कुसई में और हेडक्वार्टर में 30 कर्मी को 11-12 साल काम कराने के बाद आज हटा दिया गया अध्यक्ष महोदय। और विभाग लिख के दे रहा है, श्रम विभाग, और हम क्वेश्चन भी डाले थे, गोल गोल जवाब मिल गया कि ये नियम संगत नहीं है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर होने के बाद, श्रम आयुक्त का ऑर्डर होने के बाद ये बिजली विभाग ऐसे मजदूरों को हटा रहा है। मेरा आग्रह है आपके के माध्यम से कि 30 मजदूर को रेगुलराइज किया जाए दूसरे विभाग के तरह, ताकि, और अभी 1000 करोड़ का कोई टेंडर हुआ अध्यक्ष महोदय, बहुत पेपर में खोजा गया, उसका टेंडर नहीं मिला। पता चला कि ऐसा पेपर में निकलता है कि उसका 5-10 प्रिंट होता है। तो ये भी जांच कराया जाए। 2019 में टेंडर हुआ मैन पावर बालू के लिए, सप्लाई के लिए, जेएसएमडीसी का 19 का टेंडर 2021 में फाइनल हुआ, वो भी सिंगल। 2 साल बाद जो नियम हम लोग देखे हैं, समझे हैं कि 6 महीना के अंदर डिसाइड करना है अध्यक्ष महोदय। ये सब जांच का विषय है। मंत्री जी जब खड़े होंगे तो जवाब देंगे कि जेएसएमडीसी का 2-2.5 साल बाद टेंडर फाइनल हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही बोल के अपनी बात विराम देता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट सत्र में पहली बार कटौती प्रस्ताव के विरोध में तथा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाए गए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बधाई देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने एक दूरगामी बजट पेश करने का काम किया कोरोना जैसी महामारी और विपत्ति के समय भी। सबसे अहम बात इस बजट में ये रही कि इस बजट को बनाने में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और
वित्त मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश हुआ है उसमें भी मैंने देखा कि महिला रिसर्चर्स की भारी संख्या में उनका नाम है। अध्यक्ष महोदय, सदन में कई सारे वक्ता जो बजट पे वाद विवाद करते रहे हैं, उन्होंने शेरो शायरी से शुरुआत की। मुझे लगा कि मुझे भी एक दो शब्द जरूर बोलना चाहिए। मैं इस सरकार के बारे में यही कहना चाहूंगी कि यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, यूं ही नहीं जीता। माननीय सदस्य बोलने दीजिए, उसकी चाल धीमी थी मगर लगातार थी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्य कई लोग बोलने दीजिए, आप बोले तो कौन बिहार के कतरनों के साथ पहुंचे। बजट के अगले दिन जो अखबार थे उनके मुख्य पृष्ठ पर जो छपा था, मैं वो कहना चाहती हूँ। प्रभात खबर ने छापा, गांव गरीब का बजट। हिंदुस्तान का हेडलाइंस था, गांव गरीब व रोजगार पर बरसा धन। दैनिक जागरण ने छापा, बढ़े कदम बनेंगे आत्मनिर्भर। सभी कमजोरों को पेंशन, ग्रामीणों को कमाई के अवसर और किसानों का सहारा। इसी प्रकार जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर थे उसके मुख्य पृष्ठ पर इस बजट के बारे में यह छपा। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि विपक्ष के जो गणमान्य नेता हैं, उन्होंने उस दिन अखबारों में क्या कहा। पक्ष विपक्ष जरूर नदी के दो धारे हैं, लेकिन जिस तरह का साल हम लोगों ने काटा था, जिस विपत्ति से हम लोग लड़कर आए थे, उस वक्त इस तरह की बयानबाजी जो अखबार में आई वो बहुत ही अशोभनीय है। जनता की आंखों में धूल झोंकी, ये था हाथी उड़ाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का स्टेटमेंट। बजट में कोई खास नहीं, ये बाबूलाल जी का स्टेटमेंट था। जनता को निराश करने वाला बजट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी का कहना था। बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा। माननीय विधायक विरंची नारायण जी, लक्ष्यहीन और दिशाविहीन सुदेश महतो जी ने कहा। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर विपक्ष को इस बजट में कुछ नहीं दिखा। लेकिन मैं कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि यह बजट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोगों ने एक मील का पत्थर रखने का काम किया है आउटकम बजट लाकर। इस राज्य में अगर जरूरत थी तो पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। माननीय सदस्य जरूरत थी। अगर इस तरह का परिपट्टी होगा तो इधर से भी बोलेंगे, इधर से भी विरोध होगा। लोगों के अकाउंटेबिलिटी को किया जाए। उधर से भी लगातार राज्य के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट पूर्णिमा जी, एक मिनट क्या कुछ बोलना चाहते हैं? कल जब हम अपना बात रख रहे थे तो माननीय सदस्य बोलने नहीं दे रही थी। मेरा यही था महोदय कि महिला सुरक्षा पर बोल रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट समस्या में। 100 साल में महोदय 1800 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर भी महिलाओं पर बोलने नहीं दे रही थी महोदय। तो ये मानना हम चाहेंगे कि आज वो बोले कि किस तरह से आज वो बोल रही है महोदय। चलिए बट हो गया। अच्छा, आपका बहस निकल गया। बट हो गया। बोलिए। मैं साथी विधायक अपर्णा जी को बोलना चाहूंगी कि जब वो महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के बारे में बात कर रही थी तो उस वक्त हम सभी महिला साथी चुप थे और उनकी बातों में हमारा मौन समर्थन था। संख्या 1800 जरूर हुआ है, लेकिन न्याय की उम्मीद महिलाओं की इस राज्य में खत्म नहीं हुई जैसे पिछले सरकारों में थी। हम लोगों ने बात तब उठाया जब ट्रैफिकिंग के मामले पर, जब महिला सदस्य ने ट्रैफिकिंग के बारे में बोलना शुरू किया, जो पूरी तरह से असत्य था। इस पूरे एक साल में मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सैकड़ों की संख्या में बच्चियों को अलग अलग जगह से बचाया गया और उनको राज्य में सुरक्षित लाने का काम किया गया है। अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए।
महिला सुरक्षा मेरा भी मुद्दा है। किसी एक महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो मेरा भी कलेजा फटता है, लेकिन इस सदन में झूठ रखने की अनुमति ना किसी महिला को होनी चाहिए ना किसी पुरुष को होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के पक्ष में बोलते वक्त मैं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी की कही हुई बातों को कहना चाहती हूँ। भारत एक प्राचीन देश लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ और मेरा भी एक सपना है। आप बैठिए ना, आप बैठिए आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना है। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य युवा राज्य है। इस राज्य के मुख्यमंत्री युवा हैं, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि 20 साल इस पर राज करने वालों ने एक युवा नीति यहाँ के युवाओं के लिए नहीं बनाया। आज जो युवा बेरोजगार सड़कों पर हैं, सड़कों पे आंदोलनरत हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो टेट के पंचायत अभ्यर्थी हो, चाहे ई मैनेजर्स हो, पिछली सरकारों के गलत नीतियों के वजह से आज वो सड़कों पर आंदोलनरत हैं। युवाओं का एक पूरा पीढ़ी झारखंड में इस पिछली सरकारों की भेंट चढ़ गया। उनका एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम पिछली सरकार ने किया, जो सिर्फ हाथी उड़ाते थे और एमओयू में विश्वास रखते थे। जब से इन लोगों ने राज किया, तब से मैं बताना चाहूंगी, बाबूलाल जी ने रणधीर जी अर्जुन महिला समस्या बोल रही है, बोलने दीजिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक महिला को सदन में बोलने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं अपने विधायक दल के नेता और पार्टी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी के बारे में कहना चाहूंगी कि एक महिला को इन गंभीर मुद्दों पर, वो उद्योग से जुड़ी हुई हो, ऊर्जा से जुड़ी हुई बात हो, खनन से जुड़ी हुई बात हो या श्रम नियोजन से जुड़ी हुई बातें हैं, उस पर बोलने का मौका दिया, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला को इन गंभीर मुद्दों पर बोलने का मौका दिया गया है। मैं निवेदन करूंगी अपने विपक्ष के साथियों से कि हम दो धाराएं जरूर हैं, लेकिन अगर इस राज्य में विकास का बयान लाना है तो हमको और आपको साथ चल के लाना होगा। इस सदन में आप नजर उठा करके देख लीजिए, लोग चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, आज इस सदन में एवरेज एज काफी कम हो गया है और युवाओं की संख्या ज्यादा है। हम लोग अगर इस राज्य की विकास को गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम बहुत रोशन होगा और कीर्तिमान स्थापित होगा। अध्यक्ष महोदय, उद्योग के बारे में मुझे कहना है कि अगर किसी राज्य में तेजी से और लोगों को रोजगार देना है तो उद्योग पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हमारे राज्य में हमारा राज्य 40% इस देश का खनिज संपदा से भरा पूरा हुआ है और खनिज के सेक्टर में हम लोगों के पास बहुत मौके हैं। हमारे राज्य में जिस तरह से पिछले समय में धीरे हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हम लोगों ने तरक्की की है, वह भी सराहनीय है। हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है, जो बजट आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, उसके अलावा हस्तकरघा हो, सेरिकल्चर हो या इस तरह के कुटीर जो उद्योग है, उनको प्रोत्साहन देने का। जिस तरीके से पिछले सालों में लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए या ट्रेनिंग की बातें होनी चाहिए थी, उस तरीके से काम नहीं हुए। मैं बधाई देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है और राज्य में उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से रघुवर दास जी ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया फर्जी नौकरी देने का। मेरा सवाल नहीं है, मैं आप लोगों के सामने, हम उधर सुनो ना इधर सुनो, आप ही बता दीजिए। माननीय जी का एक प्रश्न आप सरकार से पूछा गया है, उसको बोलना चाहूंगी। उनका समय है, उनका माननीय सदस्य, उनका आवंटित समय है, बोलने दीजिए उनको। उनका आवंटित समय है, बोलने दीजिए। 12/1/2018 को 26,000 और 10/1/2019
19 को 1 लाख युवाओं को फर्जी ऑफर लेटर दिया। मेरा सवाल नहीं है, उस वक्त जो भाजपा के साथ थे, हम लोगों के बहुत ही सम्मानित विधानसभा के सदस्य आदरणीय सरयू राय जी ने रघुवर दास जी के फर्जी नौकरी देने के आयोजन के बारे में सवाल किया है। युवाओं को जो ऑफर लेटर बांटा गया, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वो ऑफर लेटर फर्जीवाड़ा था और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर अगर सबसे बड़ा कहीं धोखाधड़ी हुआ तो इस झारखंड के राज्य में हुआ, रघुवर दास के राज में हुआ। मोमेंटम झारखंड का इतिहास सभी को पता है। हाई कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके एक जो एलिजिबल नहीं था उस कंपनी को 1500 करोड़ का उसके साथ एमओयू करने का फर्जीवाड़ा भी हाथी उड़ाने वाली सरकार ने की है। बहुत गंभीर मुद्दों पर, बहुत गंभीर बातों पर मैं तैयारी करके आई थी अध्यक्ष महोदय। मुझे पूरा भरोसा था कि सदन के साथी उसको सुनने का काम करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो आंख बंद करके सोचें कि अगर उद्योग के बारे में सोचना है तो पहला नाम किसका आता है उनके मन में, पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जवाहरलाल नेहरू जी की जो योगदान थी उद्योग के मामले में, उसके बारे में उनकी आत्मा भी जानती होगी कि उद्योग की बात होगी तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का बोल रही है। इन लोगों ने क्या बोल दीजिए, बैठाइए। लेकिन ऐसा नहीं, हो गया, बोलने दीजिए, बोलने उनका आवंटित समय है, आवंटित समय में थे उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। कब किस वक्त एचईसी पे ये बोकारो स्टील प्लांट को बेचने का निर्णय केंद्र की सरकार ले लेगी, उसका भरोसा नहीं। आज जो एचईसी के नाम पे यहाँ राजनीति कर रहे हैं वो ये जाने कि अगर 2013 में भूमि अधिग्रहण का कानून नहीं आता तो आज हम लोगों के बीच बैठे हैं विधानसभा के सदस्य प्रदीप यादव जी, उनको जेल भेजने का काम अडानी और अंबानी के लिए ये हम दो और हमारे दो की केंद्र सरकार जरूर करके दिखाती। हमारी सरकार क्या सूचना है महोदय? मेरा आग्रह है कि हमारी सदस्या बहुत दुखी होकर गई है महोदय। 2 विधायक को भेज के उनको बुलवा लिया जाए महोदय, और जो भी सदन में सदस्य उनको ये बताया जाए महोदय कि सदन की गरिमा क्या होती है महोदय। जिस तरह से सदस्या ने कल डिस्टर्ब किया महोदय, बहुत दुखी मन से वो बाहर गई है महोदय। मेरा आपसे आग्रह है महोदय कि 2 विधायक को भेज के उनको बुलवा लिया जाए महोदय, उनको बुलवा लिया जाए महोदय, मेरा आग्रह आपसे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सभी सदस्य करते हैं। अब क्या है कि वो अपना बात रख रही थी, उनको जो बोलना था बोल रही थी, तो आप जब माइक में बोल रहे हैं तो दूसरा को कोई समझ, लेकिन आप ही लोग शुरू कराते हैं। कल ये बोले तो उसको बोलना चाहिए, काहे उलझती है? कोई भी बोले, उलझना नहीं चाहिए। आप तो उलझ रहे हैं। अब वो स्टेट बोल रही है, आप उलझ रहे हैं। कल वो बोलने चाहिए, अगर वो नहीं सुनते आप नहीं बोलने दीजिए। आप अब मेरे बात को नहीं समझे पूरा, मेरे बात को समझ लीजिए। अब बोल रहे थे आप लोग हमेशा तो काटपुनी करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। सुनिए, आप काहे उलझते हैं? नहीं, आप उलझते हैं, मत उलझिए महोदय। भानु जी आप क्यों उलझते? आप अपना बोलिए, आसन की तरफ देखकर बोलिए। आप लोग उससे लग जाते हैं, इससे लग जाते हैं। बैठिए, आसन की तरफ देखिए। कोई भी बात बोलने में सच्चा हो, आप आसन की तरफ नहीं देखते, आप दूसरी तरफ देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, अकेला जी बैठिए। इस तरीके से आज देश में जो सरकारी उपक्रम हो, चाहे पीएसयूज हैं, उनको बेचने का निर्णय हो रहा, या फिर बैंक को नेशनलाइज की बजाय प्राइवेटाइज करने का निर्णय लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी भी अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मुझे बस इतना ही कहना है, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अगर हम सोते रहे तो ये वतन के नकली रहनुमा वतन बेच देंगे। अध्यक्ष महोदय, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने
वो हिम्मत दिखाई कि कोल सेक्टर का को नेशनलाइज किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और आज बैंक के जितने लोग हैं आज सड़कों पर आंदोलनरत हैं क्योंकि प्राइवेटाइज करके इस देश में लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ दो अडानी और अंबानी के साथ सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का पैसा उनको दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, कुछ बड़े उद्योगों को लगाना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जो छोटे फैक्ट्रीज हैं या जो छोटे छोटे संस्थान हैं उनको लगाया जाए। एमएसएमई पर अगर हमारा फोकस रहेगा जो कि इस बजट में है, तो अगर यहाँ पर रोजगार का सृजन करना है तो एमएसएमई पर फोकस करना होगा। और मैं बधाई देना चाहूंगी सरकार को कि जो बजट आया है उसमें एमएसएमई पर फोकस किया गया है। झारखंड एक जल जंगल जमीन का राज्य है। यहाँ पर हमारा टीम का ही सारे मान्य लोग खड़े हैं। बैठिए। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें जंगल से और अन्य स्थानों से या पानी को लेकर के उपलब्ध है, अध्यक्ष महोदय, झारखंड की भूमि के अनुरूप हमारे यहाँ जो वन है उसके अनुरूप इंडस्ट्रीज लगाए जाने की जरूरत है। एग्रो बेस्ड कृषि पे बेस्ड अगर हम लोगों का इंडस्ट्री सेटअप होगा, अगर हम सहकारिता के माध्यम से जाएंगे, जो रास्ता इस सरकार ने देखा है, वो चाहे कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात हो, माननीय सदस्य इरफान साहब और रणधीर जी दोनों माननीय सदस्य को बुला लीजिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की बात हो, अगर इस राज्य में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगे, पूर्णिमा भी साथ चली जाए। और एक बहुत अहम सेक्टर हमारे इस झारखंड के राज्य में है, वो सेरिकल्चर का है। अगर हम लोग हस्तकरघा पर कपड़े के सेगमेंट में अगर काम करें तो हम जो रोजगार में उद्योग में जो महिलाओं के साथ की जो संख्या कम है, मुझे लगता है एकमात्र रास्ता अगर इस राज्य में फाइनेंशियल रूप से महिलाओं को सशक्त करने का अगर हमारे पास ऑप्शन है तो वो हस्तकरघा व्यवसाय में है। उसमें आज के दिन भी 50 से ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। वो स्किल्ड काम तो नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर उन्हें स्किल्ड किया जाएगा, हम लोग संथाल पढ़ना के रहने वाले हैं, वहां के गांव के हर घरों में हम लोग देखेंगे कि महिलाएं जब भी समय पाती हैं तो वो तसर के कोकून को लेकर के धागा बनाने का काम करती रहती हैं। उस सेगमेंट पर हम लोग का फोकस रहेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरीके से झारक्राफ्ट को इस राज्य में लाया गया, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार, कंबल घोटाला और अन्य प्रकार के जो झारक्राफ्ट से जो बदनामी जुड़ी, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर है और उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करें तो झारक्राफ्ट जो है एक टॉप ब्रांड इस देश का बन सकता है और कई सारी महिलाओं को भी सशक्त करने का काम करेगा। राज्य सरकार ने पलाश ब्रांड से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने का, जो माइक्रो प्रोडक्ट्स हैं, उसको बढ़ावा देने का जो निर्णय लिया है और उसके लिए जो पैसा रखा है वो बहुत ही आगे मील का पत्थर साबित होगी। और माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, समय हो गया, आपके पीछे 2 मिनट और हो गया। माननीय सदस्य हो गया। बहुत गंभीर विषय है, ऊर्जा की भी बात है। आज यहाँ सदन में अभी कोई पलायन की बात कर रहा था, ऊर्जा पर कटौती बजट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय अभी कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर नहीं खरीदा गया। पिछली सरकार ने आधारभूत संरचना पर काम किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग इतना काम होने के बावजूद भी आखिर 22 घंटा बिजली देने की बात जो मुख्यमंत्री करते थे वो क्यों नहीं कर पाए, इसको देखने की जरूरत है। जो मॉनिटरिंग और बिजली चोरी पर अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात ऊर्जा विभाग के द्वारा की गई है, मुझे लगता है वो बहुत अहम है। और पीक लोड का जो समय होता है उस पर अगर नियंत्रण हम लोग कर लें और उस वक्त बिजली दें जिससे सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं, तो वह भी एक सार्थक कदम होगा। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। हो गया। अध्यक्ष महोदय कोरोना समस्या हो गया।
ने दिन रात काम करके जिस तरीके से जो हमारे श्रमिक भाई बहन दूसरे राज्यों में थे, मैं कहना चाहूंगी अपने विपक्ष के साथियों से कि अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब दें कि जब हमारे श्रमिक मित्र बसों से और ट्रेन से जब राज्य में वापस आने लगे तो किस तरह की शांति आप लोगों के मन में हुई, क्योंकि लगातार सभी माननीय का फोन बज रहा था और हम भी बहुत असहाय महसूस कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से हम अपने भाई बहनों की सहायता करें। इस बात की जितनी भी सराहना की जाए कि किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को आदेश देकर उनके साथ सामंजस्य कायम करके जो साथियों को लाया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बस मान्य सदस्य हो गया मान्य सदस्य हो गया। बहुत लंबा बोले आप, बहुत लंबा बोले आप, हो गया। हो गया। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, आप ऊपर का